गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों अपने 8.2 प्रश्नावली में 9 क्वेश्चन हो चुके थे। आज अपन बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 10 अपने पास क्या है, अपने पास दिया हुआ है मैंने एक हेयर ड्रायर, मतलब मैंने एक हेयर ड्रायर है वो 8% वेट सहित 8% वेट सहित 5400 रुपए में खरीदा। मतलब जब मैंने हेयर ड्रायर को खरीदा तो उसमें 8% जुड़ा हुआ था वेट, वैल्यू एडेड टैक्स, जो अपन CGST SGST जो थे अपने पास, उसमें जोड़कर मेरे को वो हेयर ड्रायर कितने रुपए में पड़ा, 5400 रुपए में पड़ा। ठीक है, वो मेरे पास कितने रुपए में पड़ा, वो 5400 रुपए में मेरे पास। मैंने उसको 5400 रुपए में खरीदा और उसमें 8% क्या था अपने पास, उसमें वेट था। अब वो पूछ रहा है वेट को जोड़ने से पहले, वेट को जोड़ने से पहले मान लो 8% वेट नहीं जोड़ा जाता तो वो हेयर ड्रायर मेरे कितने रुपए में पड़ता। ठीक है, तो अपने को ये बताना है कितने रुपए में अपने पास आता। तो अपन क्या करते हैं कि अपन मान लेते हैं कि माना कि वेट जोड़ने से पूर्व है, वेट जोड़ने से पूर्व है उस वस्तु का जो अपने पास क्रय मूल्य है, वस्तु का क्रय मूल्य कितने रुपए है अपने पास, 100 रुपए है। कितने रुपए है, 100 रुपए। अब यदि वेट जोड़ा जाए तो उसका क्रय मूल्य खरीदा मैंने है ना, क्या किया मैंने, खरीदा है, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, 5400 रुपए मेरे के लिए क्या हो गया, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया, वस्तु का क्रय मूल्य मैंने खरीदा है 5400 रुपए में। तो यदि मैं उसको पहले बिना वेट के खरीदता तो 100 रुपए में खरीदता, और यदि उसमें 8% वेट जोड़ा गया है तो अब मैं यदि वेट सहित जब उसको खरीदूंगा तो कितने रुपए में खरीदूंगा मैं उसको, 108 रुपए में। ठीक है, तो आप मान लीजिएगा कि अपने पास दिया हुआ क्या है, यहां पर पहले तो दिया है, क्या दिया अपने पास, हेयर ड्रायर की क्रय मूल्य, हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य अपने पास कितना है, 5400 रुपए है, और उसमें 8% क्या दिया हुआ है अपने पास, वेट दिया हुआ है। ठीक है, तो हेयर जो ड्रायर है का क्रय मूल्य अपने पास कितना दिया हुआ है, 5400 रुपए। ठीक है, ओके। और वेट कितना दिया अपने पास, 8%। अब अपन मान लेते हैं, माना कि वेट के बिना हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य कितने रुपए हैं, 100 रुपए हमने मान लिया वेट के बिना। और हमें वही याद करना है कि वेट जोड़ने से पहले उसका जो अपने पास लागत मूल्य था या जो मूल्य था वो हमें ज्ञात करना है। तो अपन यहां मान लेते हैं कि बिना वेट के हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपए था। अब प्रश्नानुसार अपन क्या करेंगे, अब एक ही नियम द्वारा इसको सोल्व करेंगे। तो एक ही नियम क्या कहता है, जो हमें प्राप्त करना होता है उसको अपन लैंग्वेज में, भाषा में कहां लेते हैं, सबसे अंतिम में। तो अपने को यहां प्राप्त क्या करना है, वेट जोड़ने से पहले। तो अपन ये लिखेंगे कि वेट सहित हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य 100 रुपए, 108, ये 100 तो ये तो वेट के बिना है, और वेट कितना जुड़ जाएगा, 8%। तो 100 में जब 8% जुड़ेगा मतलब 100 का 8 रुपए और जुड़ जाएंगे तो 108 रुपए। तो आप कहेंगे कि वेट सहित हेयर ड्रायर की लागत मूल्य या हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य 108 रुपए है, तो बिना वेट के हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 100 रुपए। ठीक है, तो यहां से आप लिख लेंगे, चलो आप यहां लिख लो। इसलिए वेट सहित हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपने पास, हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य 100 रुपए तो ये, और इस पर 8% क्या है, टैक्स है, तो इसका मतलब 8 रुपए। तो टोटल हो गया अपने पास 108 रुपए। अब इसको एक ही नियम में लिख लो, ये अब लिखेंगे, चूंकि वेट सहित हेयर ड्रायर का क्रय मूल्य 108 रुपए हो तो बिना वेट के क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए
हो गया, ठीक है। अब अपन लिखेंगे यदि वेट सहित हेयर ड्रायर का 1 रुपए हो, तो जब क्रम मूल्य वेट सहित 1 रुपए हो गया तो बिना वेट के भी क्या हो जाएगा, कम। कम का मतलब क्या लग जाएगा अपने पास यहाँ पे, भाग। तो अपन लिखेंगे इसलिए वेट सहित हेयर ड्रायर का क्रम मूल्य 1 रुपए हो तो बिना वेट के क्रम मूल्य कितना हो जाएगा, 100/108। ओके। अब अपने पास जबकि वेट सहित हेयर ड्रायर का क्रम मूल्य दे रखा है, कितना दे रखा है, कितने रुपए में खरीदा था मैंने, 5400 रुपए में, तो मेरे पास क्रम मूल्य है उसका 5400 रुपए, ठीक है। तो अपने लिखेंगे इसलिए वेट सहित हेयर ड्रायर का क्रम मूल्य 5400 रुपए हो तो बिना वेट के क्रम मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, 1 का दिया हुआ ज्यादा का तो गुणा, तो अपने पास 100/108 गुणा 5400, ठीक है। अब मेरे बच्चों ध्यान से देखो, अपने पास 100 यहाँ पे 108 है और यहाँ 5400 है, मतलब 540 है, ठीक है। हमें पता है 100 को जब 5 से गुणा करोगे 500 और 8 को 5 से गुणा करोगे 40, 540 कितनी बार, 5 बार, ठीक है। कितनी बार, 5 बार, 0 लास्ट में ऐसा वैसा। तो इसका 50 को जब आप 100 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा अपने पास, 5000। कितने आ जाएंगे, 5000 रुपए। तो इसका मतलब क्या निकला, ये 5000 रुपए कौन से रुपए आए, जब बिना वेट के, जब उसमें टैक्स नहीं जोड़ा गया था, उसके पूर्व का उसका जो मूल्य था वो अपने पास कितने रुपए थे, 5000 रुपए। तो और ये हमसे पूछा गया था कि वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य क्या होगा। तो आप लिखेंगे अतः वेट को जोड़ने से पूर्व हेयर ड्रायर का क्रम मूल्य लिख दो या लागत मूल्य, दोनों एक ही बात है। क्रम मूल्य 5000 रुपए होगा, ये क्या इसका उत्तर है। ओके, तो अपने पास 10वां क्वेश्चन भी इसका हो चुका है। अब बस ये अपने पास 11वां क्वेश्चन बचा है, लास्ट और इसका फाइनल। फिर अपना 8.3 के बारे में देखेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। तो इसका लास्ट 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 अपने पास है कि कोई वस्तु अपने पास 18% जीएसटी, ठीक है, जीएसटी जोड़ने के बाद 1239 रुपए में खरीदी गई है। तो बिना जीएसटी के जब उसमें 18% जीएसटी नहीं लगती तो वो कितने रुपए में खरीदी जाती। ओके, तो अपने से पूछा गया है कि एक कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के पश्चात, तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11, कोई वस्तु 18% जीएसटी सम्मिलित करने के पश्चात 1239 रुपए में खरीदी गई, ठीक है। यदि जीएसटी जोड़ने से पूर्व से पहले उस वस्तु का मूल्य, जीएसटी जोड़ने से पूर्व उस वस्तु का मूल्य ज्ञात कीजिए, ओके। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, जैसा आपने अभी भी 10th नंबर का क्वेश्चन किया वैसा इसका है। वही अपने पास दिया हुआ क्या है, 1239 रुपए दिए हुए हैं जो अपन ने खरीदा है, इसका मतलब इसका क्रय मूल्य कितना है, 1239 रुपए। किसके साथ में, 18% जीएसटी के साथ में। ओके, ठीक। अब जीएसटी क्या होती है, गुड सर्विस टैक्स होता है, ठीक है। आपका सेंटर का भी होता है, स्टेट का भी होता है, ठीक है। तो चलिए यहां पर
आप 1239 रुपए दे रखा है, तो आप इसको लिखेंगे दिया है। सबसे पहले दिया है, क्या दिया हुआ अपने पास? दिया हुआ है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 1239, और जीएसटी कितनी दी हुई है अपने पास? 18%। जीएसटी 18% है। अब अपन मान लेते हैं कि माना कि वही जो हमें ज्ञात क्या करना है, जीएसटी से पूर्व है, तो अपन मान लेते हैं कि माना कि जीएसटी जोड़ने से पूर्व है उस वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, क्योंकि अपन खरीद रहे हैं ना, तो जो खरीदी गई है तो उसका क्रय मूल्य 100 रुपए था, ठीक है। तो वस्तु को वेट के साथ ही, मतलब जीएसटी के साथ में जब खरीदा गया तो वो कितने रुपए में खरीदी गई? वो जीएसटी से पूर्व 100 रुपए थे, और जीएसटी के बाद कितने हो जाएंगे? 118 रुपए, क्योंकि 18% जीएसटी जोड़ा गया है, और 100 का 18% कितना होता है? 18 रुपए, तो 118 रुपए में हो जाएगी। तो वही एक ही नियम में पहले आप वेट सहित लिखोगे, मतलब जीएसटी सहित वाला लिखोगे, और लास्ट में क्या लिखोगे? बिना जीएसटी के मूल्य, ठीक है, क्योंकि हमें बिना जीएसटी का मूल्य ज्ञात करना है, तो हमें लैंग्वेज में, भाषा में ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। चलिए पहले आप मान लीजिए कि माना कि जीएसटी से पूर्व है उस वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, उस वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। इसलिए जीएसटी के साथ या जीएसटी सहित उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 100 + 18 बराबर 118 रुपए। ओके, चलिए अब आप लिखेंगे चूंकि जीएसटी के सहित या जीएसटी सहित उस वस्तु का क्रय मूल्य 118 रुपए हो, तो बिना जीएसटी उसका क्रय मूल्य 100 रुपए होगा। तो आप लिखेंगे जीएसटी के साथ उस वस्तु का क्रय मूल्य 118 रुपए हो, तो बिना जीएसटी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए। ओके, चलिए अब आप लिखेंगे इसलिए जीएसटी के साथ उस वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए हो, ठीक है, तो कम हो जाएगा। बिना जीएसटी वस्तु का क्रय मूल्य बराबर 100/118। ओके, जबकि अपने पास दिया हुआ है जीएसटी के साथ कितने रुपए है? 1239 रुपए अपने पास है दिए हुए हैं, जिसमें जीएसटी सम्मिलित है 18%। तो आप इसलिए जीएसटी के साथ उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना अपने पास है? 1239 रुपए हो तो बिना जीएसटी के वस्तु का क्रय मूल्य बराबर कितना आ जाएगा अपने पास? 100/118 गुणा कितना? 1239, ठीक है। अब आप देखिए 118 का भाग 1239 में जाता है, नहीं जाता? चलिए आप उसको छोड़िए, 123 में तो जाता है, 118 का जाता है, ठीक है। कितनी बार जाएगा अपने पास? 118 एकदम 118, फिर शेष में कितना बचेगा? 5। कितना बचेगा अपने पास? 5, क्योंकि 123 में जब आपने 118 का भाग दिया तो शेष में कितना बचेगा? 5, और आगे क्या है? 9, तो 59। क्या 59 में भाग जाएगा 118 का? नहीं जाएगा। तो फिर आप क्या करोगे? दशमलव लगाओगे, ठीक है, और दशमलव लगाते ही कितना हो जाएगा? वो 590, और आपको पता है 100 को 5 से तो 500, 18 पंचो 90, 590 मतलब 5 बार। तो कितनी बार चला जाएगा इसमें? 1.5 बार, 1.5। तो यहाँ पे 1 बार गया, 5 शेष बल रहा, 5 के आगे आपने 9
उतार सकते हैं, तो 9 आ गया 59, 59 में भाग जाएगा नहीं, इसलिए आप क्या लेंगे दशमलव है, ठीक है। उतारने के पश्चात क्या नहीं गया, भाग नहीं गया, तो आप क्या करेंगे यहां से दशमलव लेंगे। आप दशमलव लेंगे, मुझे एक चीज समझा दीजिएगा, क्या उतारने के पश्चात भाग गया? देखो आपने, मैंने भी दशमलव ले लिया और आपने भी दशमलव ले लिया, क्या भाग गया? नहीं गया ना। तो प्यारे बच्चों इसमें एक मिसअंडरस्टैंडिंग ध्यान रखना, जब टूटे भाग की शून्य, यदि आप क्वेश्चन क्या उतार लेते हो, उतारने के पश्चात भी भाग नहीं जाता है, तो वहां पर क्या होता है, सीक्वेंस टूट जाता है, भाग देने का नियम लागू नहीं होता है, तो वहां पर अपन क्या लेते हैं, टूटे भाग की शून्य। आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, सीधा दशमलव नहीं लेना है, ठीक है। मैंने आप फिर ध्यान दो, यदि कोई संख्या उतारने वाली नहीं होती, कोई संख्या उतारने वाली नहीं होती, तब तो आप क्या करते, पॉइंट ले लेते, तब तो आप क्या ले लेते, पॉइंट ले लेते। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर है क्या, यहां पर भाग, आपने एक संख्या उतार ली, उतारने के पश्चात भाग नहीं जा रहा है, उतारने के पश्चात क्या नहीं हो रहा है, भाग नहीं जा रहा है। तो आप ध्यान रखना, आपने यहां 123 में बांट दिया, कितनी बार दिया, 118 का एक बार, कितनी बार दिया, एक बार, और भाग देने के पश्चात क्या वह 5 शेष पर रहा, 9 आपने उतारा, 59, और 59 में भाग नहीं गया, उतारने के पश्चात भाग नहीं गया, इसका मतलब टूटे भाग की 0, ठीक है। अब क्या कोई संख्या उतारने वाली है, नहीं है ना, तो उतारने वाली नहीं है, इसलिए आप क्या लगाएंगे, दशमलव है, ओके। फिर आएगा 590 और उसमें बाद जाएगा 5 बार, क्योंकि 18 को मतलब 118 को 5 से गुणा करोगे तो 18 पंचो 90, और 100 है ऊपर वाला, 100 को 5 से तो 590, ठीक है। तो 10.5 आएगा, उसको गुणा करो आप 100 से, किससे गुणा करो, 100 से, तो गुणा कीजिए प्यारे बच्चों। तो यहां पर पहली बात, तो 100 को किससे गुणा करना है हमें, 10.5 से, तो आपको पता ही है क्या हो जाएगा, जैसे आप इसको गुणा करेंगे तो अपने पास क्या प्राप्त होगा कि चलो ये दशमलव उठाओ तो बट्टा 10, 10 से 10, 105 को 10 से तो 1050, 1050, समझ आ गया। तो अपने पास जो रिजल्ट आया वो आया 1050 रुपए, 1050 रुपए आ गया, ठीक है। तो अपने पास आ जाता है इसका, ये क्या आया, 1050 रुपए, ये आया कि बिना जीएसटी के, बिना जीएसटी के उस वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। तो आप लिख देना, अतः बिना जीएसटी के उस वस्तु का क्रय मूल्य 1050 रुपए होगा, समझ आएगा आपको। तो ये ध्यान रखना, यहाँ भाग देने वाला ये नियम बिल्कुल ध्यान रखना, वरना आपका रोंग हो जाएगा, फिर आप लटकते फिरोगे, ओके। तो ये अपनी प्रश्नावली पूरी हो चुकी है, 11 इक्वेशन थे इसमें, 11 पूरे हो चुके हैं, ठीक है। बहुत इजी सवाल था, बस भाग का, डिवाइड का आप नियम में ध्यान रखना, डिवाइड का नियम नहीं ध्यान रखोगे तो अपना रोंग हो जाएगा। अब अपन बात करते हैं अपनी 8.3 प्रश्नावली की, किसकी बात करते हैं, 8.3, जिसमें अपने पास आएगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। तो अपन बात करते हैं साधारण ब्याज की और चक्रवृद्धि ब्याज की, चलिए देखते हैं। साधारण ब्याज आपको पता ही है, सिंपल इंटरेस्ट, जिसको क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, ध्यान से सुनो, साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट, अपने पास साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट क्या है। देखो प्यारे बच्चों, ब्याज क्या होता है, पहले मैं सबसे पहले आपको समझाता हूं कि देखो, किसी व्यक्ति द्वारा किसी दूसरी व्यक्ति को कुछ राशि एक निश्चित समय और निश्चित दर से उधार दी जाती है। जैसे मान लीजिएगा आपको पैसों की जरूरत है, आप मेरे पास आए, ठीक है, मैंने आपको कुछ धन जो मैंने धन आपको दिया वो तो कहलाएगा मूलधन, ठीक है। मैंने आपको जो धन दिया वो तो कहलाएगा मूलधन, और निश्चित समय के लिए दिया आपको कि भाई देखो आप मुझे 6 महीने पश्चात या 12 महीने पश्चात ये पैसे वापस लौटा दोगे, ठीक है। फिर रेट भी फाइनल होती है कि मैं आपको 6% की दर से या 12% की दर से या 24% की दर से आपको क्या लूंगा, आपके पैसे लूंगा, मैं वापस जब लूंगा तो उसको 12% की ब्याज से लूंगा, ठीक है ना। तो अब आपको ये सारी ब्याज ही तो समझा रहे हो आप, तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी धन पर निश्चित समय निश्चित दर से
लौटाएगी अतिरिक्त राशि, लौटाएगी अतिरिक्त राशि। जैसे आपने मेरे पैसे तो लौटाए, साथ में मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी दिए, उन पैसों पर मुझे कुछ एक्स्ट्रा पैसे लौटाए, तो जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वही क्या है, ब्याज है, वही उनका क्या है, इंटरेस्ट है। आगे बात सुने, तो ब्याज वही होता है कि इसी निश्चित राशि पर निश्चित समय के लिए निश्चित दर से, ठीक है, जो अतिरिक्त राशि लौटाते हैं, ठीक है, उस धन के अलावा जो अतिरिक्त धन दिया जाता है वही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। और यहां सिंपल इंटरेस्ट अपने पास क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बहुत इजी होता है, उसका फॉर्मूला डायरेक्ट होता है अपने पास। सिंपल इंटरेस्ट में, साधारण ब्याज में अपने पास क्या दिया हुआ होगा, मूलधन, क्या दिया हुआ होगा, मूलधन, मतलब जिसको प्रिंसिपल पी से डिनोट करेंगे, समय दिया हुआ होगा, निश्चित समय, टाइम, टी का टाइम, और रेट आर, दर जिसको बोलते हैं दर, वो दी हुई होगी प्रतिशत में। किसमें दी हुई होगी, प्रतिशत में। तो अपने पास सीधा सीधा एसआई का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, एसआई बराबर पी गुणा आर गुणा टी। ओके, पी गुणा आर गुणा टी। अब ध्यान रखना प्यारे बच्चों, यहां रेट किस में आएगी, प्रतिशत में। तो प्रतिशत का सिंबल जैसे ये पर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, बट्टा 100, बट्टा 100, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि यहां रेट किस में होती है, प्रतिशत में, और जैसे ये प्रतिशत का चिन्ह हटाएंगे तो अपना पास फॉर्मूला बन जाएगा पी आर टी बट्टा 100, पी आर टी बट्टा 100। ये किसका फॉर्मूला होता है, एसआई का। किसका होता है, एसआई, सिंपल इंटरेस्ट का। ओके, इसमें तो कोई अपने पास कोई ज्यादा आपको सोचने विचारने की बात ही नहीं है। अब आप कोई कहोगे सर हमें कैसे पता चलेगा ये सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है या चक्रवृद्धि ब्याज है। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखना, यदि आपको लैंग्वेज में ऐसे दिया हुआ हो कि अपना जो ब्याज है वो वार्षिक संयोजन है, अर्धवार्षिक संयोजन है, मतलब जहां संयोजन का नाम आ गया, ठीक है, वार्षिक संयोजन है, अर्धवार्षिक संयोजन है, और उसमें टाइम जो दे रखा है वो अपने पास 2 साल के लिए है या 3 साल के लिए है, ऐसे। तो जब अपने पास ब्याज का संयोजन दिया हुआ होता है कि अर्धवार्षिक संयोजन है, वार्षिक संयोजन है, तब तो है वो चक्रवृद्धि। और जब संयोजन के बारे में, ब्याज के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है कि कैसा है, अर्धवार्षिक है, वार्षिक, ऐसे कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब वो कैसा है, आपका साधारण ब्याज है। ओके, तो संयोजन में विशेष तौर से आप ध्यान रखना, प्रश्नों में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं अपन चक्रवृद्धि ब्याज की, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो देखो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। देखो नाम से ही पता चल रहा है, चक्रवृद्धि मतलब वर्दी होती है, चक्रवृद्धि, चक्र का मतलब राउंड पे राउंड, राउंड का मतलब, जैसे मैंने कहा कि मैं 1 साल के पश्चात मैं आपको यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसा ही लूंगा, और वार्षिक संयोजन है, और वार्षिक संयोजन का मतलब मैं आपको जैसे 1 वर्ष हो जाएगा तो जितने पैसों का जितना ब्याज बनता है वो मैं आप मूलधन में जोड़ूंगा, फिर उस पर वापस ब्याज लूंगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो 1 साल बाद में जो ब्याज हुआ वो ब्याज अपना मूलधन में जुड़ जाता है, और मूलधन में जुड़ने के पश्चात जो ब्याज और मूलधन मिलके फिर एक मूलधन बन जाता है, और उस पर अगले दूसरी साल के लिए पुनः उस पर क्या लिया जाता है, ब्याज लिया जाता है। अर्थात जो पहले जो 1 साल का ब्याज था उस पर फिर क्या लिया जाएगा, ब्याज। तो जो ब्याज पर ब्याज लिया जाता है वही क्या होता है, अपने पास से चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको कंपाउंडली मतलब आप जैसे ये भी कह सकते हैं कि एनुअली है, एनुअली का मतलब वार्षिक है, 6 महीने हाफ ईयरली है, 6 महीने से है, ठीक है, या अर्धवार्षिक है, ठीक है। और अपना चौथाई भी होता है बेटा, त्रिमासिक भी होता है। क्या होता है, त्रिमासिक, ठीक है। त्रिमासिक का मतलब हर 3 महीने पश्चात क्या लिया जाएगा, अपने पास ब्याज लिया जाएगा। इसका मतलब आप ब्याज साल में कितनी बार लोगे, 4 बार। कितनी बार लोगे, 4 बार। तो आप ध्यान रखना, इसमें मैं आपको अभी समझा देता हूं कि जब वार्षिक संयोजन होता है तब तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अर्धवार्षिक संयोजन हो या त्रिमासिक संयोजन हो तो आपको क्या करना है, रेट और समय में क्या परिवर्तन होता है मैं आपको अभी समझा देता हूं, ठीक है। और एक चीज और ध्यान रखना, प्रथम वर्ष के लिए, पहले वर्ष के लिए अपने पास एसआई और सीआई दोनों बराबर होते हैं। पहले वर्ष के लिए कोई समस्या नहीं, पहले वर्ष के लिए अपने पास एसआई और सीआई में कोई अंतर नहीं होता है। पहले वर्ष में जो एसआई है वही क्या होगा, सीआई होगा, कोई उसमें ज्यादा डिफरेंस, अपने पास कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, ज्यादा की बात ही नहीं है, डिफरेंस होगा ही नहीं, ठीक है ना। पहले वर्ष के लिए सीआई और एसआई क्या होंगे, बिल्कुल समान होंगे। ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। आप इसको अच्छे से माइंड में सेट कर लेना, ठीक है। ओके, देखिए चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है,
कंपाउंड इंटरेस्ट, CI क्या होता है, CI। अब अपने पास प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है A बराबर, A का मतलब होता है अमाउंट, अमाउंट का मतलब अपने पास होता है मिश्र धन, क्या बोल सकते हो इसको, मिश्र धन। मिश्र धन बराबर अपने पास फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R बट्टा 100 की घात T, की घात T। अब ये P क्या है, मैंने आपको पहले समझाया था, P क्या होता है, प्रिंसिपल, मूलधन। 1 प्लस R क्या होती है, रेट, दर। T क्या होता है, समय, क्या होता है, समय। ठीक है, मतलब आपको वहां पर रेट दी हुई होगी, समय दिया हुआ होगा और प्रिंसिपल दिया हुआ होगा, तो आप क्या निकाल सकते हैं, मूलधन, मिश्रधन, क्या निकाल सकते हैं, मिश्रधन। मूलधन दिया हुआ होगा, ये होता है अपने पास मूलधन, मूलधन, ये अपने पास दर और ये अपने पास है समय। ओके, और अपना क्या निकल जाएगा यहां से, मिश्रधन, क्या निकल जाएगा अपने पास है, मिश्रधन। अब आपको सर हमने तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था, मिश्रधन क्यों, मिश्रधन होता क्या है अपने पास होता है ब्याज, CI प्लस प्रिंसिपल, CI प्लस प्रिंसिपल, मतलब आपने पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट है और प्रिंसिपल का जो सम आता है वही क्या होता है, अमाउंट होता है, मतलब मिश्रधन होता है। ठीक है, तो अपने को यहां पर क्या ज्ञात करना है, CI, तो CI का फॉर्मूला बन जाएगा कि अपन इसमें से प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, जो मूलधन है वो माइनस कर देंगे। अरे मिश्रधन क्या हुआ, मिश्रधन अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज और मूलधन का योग क्या होता है, मिश्रधन अमाउंट। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बताया है, इस फॉर्मूले से अपने पास क्या प्राप्त होगा, अमाउंट प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, अमाउंट प्राप्त होगा, और मतलब मिश्रधन प्राप्त होगा। और उस अमाउंट में से यदि अपन प्रिंसिपल मूलधन माइनस कर देंगे, क्या माइनस कर देंगे, मूलधन, तो अपने पास प्राप्त हो जाएगा CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अपने पास फॉर्मूला बनता है CI का A माइनस P, A माइनस P, मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दो, क्या आ जाएगा अपने पास CI। समझ आ गया यहां तक, ठीक है। अब बात करते हैं अपन, मैंने और वो आपको बता दिया पहले वर्ष के लिए। अब आपको ये सिर्फ पहले वर्ष के लिए दोनों बराबर कैसे हुए, चलो मैं आपको समझा देता हूं, देखो ऐसे हुए। चलिए आप यहां से यदि आपका पहले वर्ष के लिए CI और SI, देखो मैं एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। यदि आपका प्रिंसिपल अपने पास 10,000 रुपीज दे रखे हैं, कितने रुपए, चलो 10,000 रुपीज दे रखे हैं प्रिंसिपल, रेट आपके पास 5% है, टाइम आपके पास 1 वर्ष है। ठीक है, आपको यदि वार्षिक संयोजन दिया हुआ है तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज याद करना है, और आपको यदि उसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ, संयोजन के बारे में कुछ नहीं, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट, तो अपन दोनों ही निकाल लेते हैं, इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं और इसका कंपाउंड इंटरेस्ट भी। पहले इसका ऐसा ही निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट, तो फॉर्मूला क्या होता है, PRT बट्टा 100, फॉर्मूला यूज करो, 10,000 गुणा रेट कितनी है 5 गुणा टाइम कितना है 1 बट्टा 100, कितना है अपने पास 500 रुपए, क्यों 5 को 100 से गुणा करोगे 500, अपने 500 रुपए है SI। अब मैंने कहा था ना पहले वर्ष के लिए SI और CI बराबर होते हैं, अब CI निकालो। CI में पहले अपन एक का फॉर्मूला, अमाउंट वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, 10,000 क्या 10,000 प्रिंसिपल, 1 प्लस 1 प्लस रेट, रेट कितनी है मेरे पास, दर 5%, 5/100, समय कितना है 1, तो यहां से A बराबर अमाउंट कितना आ जाएगा, मिश्रधन 10,000, 1 प्लस 1/1 लो, 100 इसका क्या आ गया, लघुत्तम, 100 क्या आ गया इसका लघुत्तम। अब जब 100 लघुत्तम आ गया तो अपने पास क्या करेंगे, यहां से 1 का भाग 100 में देंगे, 100 बार, 100 को 8 से गुणा करेंगे 100, तो 100 प्लस 5 की घात 1, तो क्या हो गया 10,000 गुणा, ये कितना हो गया 105/100, 105/100। तो देखो प्यारे बच्चों, जो 2 0 से 2 0, अब 105 को आप किससे गुणा करोगे, 100 से, तो इसका मतलब 105 क्या, ये 2 0 लग जाएंगे, तो अमाउंट कितना आ गया अपने पास 10,500, 10,500, ये क्या आ गया अपने पास, अमाउंट आ गया 10,500 रुपए, 10,500 रुपए अपने पास अमाउंट आ गया। और यदि अपने से इससे CI ज्ञात करना हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था A माइनस P, मतलब अमाउंट 10,500 में से प्रिंसिपल 10,000 माइनस कर दो, कितने आ जाएंगे 500 रुपए। तो देखो 1 वर्ष के लिए जो पहला वर्ष है उसके लिए SI भी 500 रुपए आए और CI भी कितना आया 500 रुपए। तो इसका मतलब तात्पर्य यही है कि प्रथम वर्ष के लिए SI और CI दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन
यदि आपका जो अपना जो संयोजन है, ब्याज का जो संयोजन है वो यदि कैसा हो, अर्धवार्षिक हो, कैसा हो, अर्धवार्षिक। ये स्थिति ध्यान रखना प्यारे बच्चों। पहली बात, यदि आपके पास ब्याज का संयोजन कैसा हो, अर्धवार्षिक हो, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है कि हर 6 महीने पश्चात यदि ब्याज लिया जाए, हर 6 महीने पश्चात ब्याज लिया जाए, तो आपको पता है जब अर्धवार्षिक संयोजन होगा तो अपने पास क्या होगा, हर 6 महीने पश्चात ब्याज लेगा, तो साल में कितनी बार लोगे आप, 2 बार। कितनी बार लोगे, 2 बार। इसका मतलब क्या निकला कि अपने पास समय दुगुना हो जाएगा और रेट क्या हो जाती है, रेट आधी हो जाती है। ठीक है, रेट वैसे अपने पास वार्षिक रेट दी हुई होती है, क्या दी हुई होती है, वार्षिक रेट, जैसे 5% वार्षिक, 5% वार्षिक दी हुई होती है, तो जो रेट होती है वो रेट क्या हो जाएगी, आधी, और समय क्या हो जाएगा, दुगुना। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जब ब्याज का संयोजन अर्धवार्षिक हो तो अपने पास समय दुगुना, समय को दुगुना कर दो, क्या करना पड़ेगा, समय को दुगुना। ठीक है, और दूसरी बात हमें याद करनी है, जो दर होती है, दर आधी हो जाएगी। ओके, जो रेट है वो दर आधी हो जाएगी और समय क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। ये ध्यान रखना है कब ब्याज का संयोजन यदि अर्धवार्षिक हो तो। ठीक है, ध्यान में आ गया। दूसरी बात, यदि त्रैमासिक हो, यदि त्रिमासिक हो, यदि 3 महीने में लिया जाए, तो आपको पता है 12 महीने में आप 1 वर्ष में कितनी बार ब्याज ले लोगे, 4 बार। तो हमें अपने पास जो समय है वो 4 गुना हो जाएगा और रेट 1/4 हो जाएगी, मतलब चौथाई हो जाएगी। क्या हो जाएगी अपने पास से, चौथाई। तो अपन लिखेंगे यदि ब्याज का संयोजन, साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला हो गया ना अपने पास, PRT/100। यदि अपने पास ब्याज का संयोजन, ब्याज का संयोजन त्रैमासिक हो, त्रैमासिक हो तो पहली बात अपने पास आप क्या लिखेंगे, समय 4 गुना हो जाएगा, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, ये कंसेप्ट बिल्कुल ध्यान रखना। समय कितना हो जाएगा, 4 गुना। जितना भी आपको टाइम दे रखा है उसको आप 4 से गुना कर दो। ठीक, और दूसरी स्थिति जो रेट है, दर 1/4, 1/4, 1/4 का मतलब 1/4। जितनी रेट आपके पास दे रखी है उसको 1/4 से गुणा कर दो, मतलब उसमें 4 का भाग दे दो। किसका भाग दे दो आप, 4 का। 1/4 हो जाएगी, ओके, ये ध्यान रखना। अब बात करते हैं अपन, यहां पर अपने पास त्रैमासिक हो गया, अर्धवार्षिक हो गया और वार्षिक संयोजन दे रखा है। तो वार्षिक संयोजन में तो जैसा है वैसा का वैसा ही आप करोगे, कोई उसमें आपको कोई डिस्टर्बेंस करने वाली कोई बात नहीं है, उसमें आपको कोई दुविधा नहीं होगी। सीधा सीधा आप ये फॉर्मूला काम में लेना और उसको यूज कर लेना। ओके, ठीक। अब बात आती है यदि माह में, यदि महीनों में आपके पास क्या दे रखे हो, जो वर्ष है वो महीनों में दे रखे हो, किसमें दे रखी हो, महीनों में, तो आप उसको वर्ष में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको पता है 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने। तो आप जब महीनों को वर्ष में बदलना है तो आपको छोटे से बड़े में जाना है ना, जब छोटे से बड़े में जाना होता है तो भाग, जाहिर सी बात है क्या देना होगा, भाग। तो अपन क्या करेंगे, ध्यान रखना है इसका भी, ये कंसेप्ट भी ध्यान रखना। यदि हमें महीनों को, महीनों को वर्ष में बदलना, वर्ष में बदलना, ठीक है, महीनों को वर्ष में बदलना हो तो हमें पता है 1 वर्ष बराबर कितने होते हैं, 12 माह है। तो हमें यहां से आपको पता है कि जब 1 माह बराबर निकालेंगे, 1 माह, तो ये 12 कहां चला जाएगा, 1 के बट्टा में, तो 1/12 वर्ष। ओके, ध्यान हो गया कि जब जो 1 माह होता है वो 1/12 वर्ष की क्या होता है, बराबर होता है। तो अब जितने भी माह होंगे, जैसे 3 माह होंगे तो 3/12 मतलब 1/4 वर्ष हो गया, समझे। तो जो माह दे रखे होंगे उनको वर्ष में बदलोगे तो आप 12 का भाग दे देना। ओके, तो अपना ये इसमें चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कंप्लीट हो चुका है। और कोई समस्या है नहीं ना, बहुत इजी कंसेप्ट है। चलिए प्यारे बच्चों, कल अपन इसकी देखेंगे कि सवालों के जवाब, कल इनके 8.3 प्रश्नावली सवाल जवाब अपने कल देखेंगे, इसका सॉल्यूशन कल करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।